उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज श्रोताओं से मुखातिब हैं अपने जमाने की जानी मानी मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख। आशा पारेख इस प्रोग्राम में अपनी यादों के उजाले बांटेंगी। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। अभिनय की अपनी लंबी यात्रा में आपने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। कौन सी फिल्म आपको बहुत ज्यादा अपने दिल के करीब लगती है? सभी फिल्में। अगर मुझे नहीं पसंद होता तो मैं काम ही नहीं करती उस पिक्चर में। किसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा? चिराग में मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड गर्ल का रोल कर रही थी। तो उस वक्त क्रिटिक्स यही सोचते थे कि मैं एक ग्लैमर गर्ल हूँ, और चैलेंज इसलिए हुआ क्योंकि एक्टिंग करने का बहुत स्कोप था। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, मरना इन्हीं पलकों
सिवा दुनिया में रखा क्या है। गाने, नृत्य आज भी हमारी फिल्मों में होते हैं। आपके जमाने में नृत्यों के दृश्य फिल्माने से पहले रिहर्सल करनी पड़ती थी? हाँ, रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि डांसेस बहुत डिफ़िकल्ट होते थे कई। आप अपनी कल्पना को उस नृत्य में उतारती थी, उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ती थी? नहीं, अब जैसे गोपी कृष्ण जी करते थे, हमको सिखाते थे, उस हिसाब से करते थे। जैसे फिर वही दिल्लाहों का जो गाना है, देखो बिजली डोल, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि वो लक्ष्मी ताल में पूरा डांस था उसका, जो बिगिनिंग पोर्शन था उसका। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। उस दौर में जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी तो अपनी फिल्में कैसे देखती थी? क्योंकि कुछ लोग थे जिनके पास में घर में प्रोजेक्टर की सुविधा थी, लेकिन आज की तरह ना तो सीडी प्लेयर थे, ना वीसीआर थे, और टेलीविज़न का भी वैसा जोर नहीं था कि उस तरह से रेगुलर आप फिल्में देख सकें। तो अपनी फिल्में देखने के लिए बड़ी सावधानी से जाना पड़ता होगा आपको? ऐसे होता था कि बुर्का पहन के जाना पड़ता था, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो कभी ऑडियंस के साथ में आप बैठी हुई हैं, सिनेमा हॉल में आप भी मौजूद हैं, बुर्का पहन के फिल्म देख रही हैं, और साथ साथ उनका रिस्पॉन्स भी आपको? हर रिस्पॉन्स तो मिलता ही है जब आप बैठे हैं और आप देख रहे हैं लोग कैसे आपको सुबक रही हैं औरतें। जी, जी। कोई ऐसी फिल्म याद है आपको? मेरी गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती का प्रीमियर था और मुझे याद है कि हमारे गुजरात के चीफ सेक्रेटरी की पूरी फैमिली मेरे पीछे बैठी थी और वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा ये इन लोगों ने को पिक्चर पसंद आई होगी, इसीलिए इतना कुछ उसका मतलब इफेक्ट हो रहा है पिक्चर का। आपने विजय आनंद साहब के बारे में हमें बताया था। एक और डायरेक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं, निर्माता भी हैं, मनोज कुमार साहब, जिनके साथ में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, उनके बारे में हमें बताइए। मनोज कुमार जी एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर, लेखक रहे हैं और उनके साथ काम करने का भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म, मुझे लगता है शायद दूसरी होनी चाहिए, उपकार जो उन्होंने बनाई जिसमें मैंने काम किया,
तो उनका जो मतलब देखने का जो नज़रिया था, शॉट्स देखकर मतलब विजुलाइज करके करते थे, वो बहुत ही उम्दा था और बहुत ही अच्छा था। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, रोशनी हो वहाँ रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। चांद धुंधला सही, चांद धुंधला सही, गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, चांदनी हो वहाँ चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। कारमा का हम जिक्र करना चाहेंगे, बहुत कामयाब फिल्म रही, उसका भी संगीत बहुत पॉपुलर है। उस फिल्म के बारे में बताइए, कैसे मिली वो फिल्म आपको? ये पिक्चर मेरी एक बहुत ही चहीती पिक्चर है, मुझे बहुत जी, पसंद है जी, ये जी, पिक्चर। जी। और काम करना उसमें भी बहुत मज़ा आया, और उसमें एक गाना था दैया रे दैया, वो बहुत ही मज़ा आया उसको जब जी। पिक्चराइज किया तो वाकई अच्छा लगा। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। हाँ। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। धर्मेंद्र जी का हम जिक्र करेंगे, उनके साथ में भी आपकी बड़ी फिल्में आई हैं। आए दिन बाहर के मेरी पहली पिक्चर थी धर्मेंद्र जी के साथ, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है,
पहली बार जब हमने काम शुरू किया था तो मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ज़रूर थी, लेकिन जब वो सेट पे आए और उनके साथ काम करना शुरू किया तो बहुत ही अच्छा लगा। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। इंतजार करो। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, बेरुखी है अजी ये मोहब्बत नहीं। आ रहा है मजा, तुम शिकायत यही, बार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, बेकरार करो। हुस्न पे तो असर होने वाला नहीं, हुस्न पे तो असर होने वाला नहीं, इश्क तुमको न कर दे दीवाना कहीं। है ये दीवानगी भी कबूल तुम मगर हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो, हमसे प्यार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के साथ में भी काम किया आपने, उनके बारे में बताइए। राजेश खन्ना जी का जो फैन फॉलोइंग जो हुई है उनकी, देवानंद साहब के बाद मुझे लगता है उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, ऐसी फ़ैन फॉलोइंग मैंने कभी देखी नहीं है। उनकी लड़कियां उन पे ऐसे मरती थी कि बस देखते ही रह जाते थे हम। आपने कोई, आपको याद है कोई घटना ऐसी कोई याद आती है? नहीं, हम लोग नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे कटी पतंग की, और वहाँ जो लड़कियां उनको देखकर बेहोश हो रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो एक अलग से बात हो गई थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ऐसी फिर एक दूसरे और मेगा स्टार की एंट्री होती है जंजीर के बाद में, वो भी इंडियन सिनेमा की धारा मोड़ के रख देते हैं अमिताभ बच्चन। एक ही फिल्म उनके साथ की, कालिया फिल्म की, और इतने डिसिप्लिन्ड इंसान, इतने मतलब करेक्ट चीज़ करनी है जो उन्हें वो करते हैं, और उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। मतलब टाइम पे आना, टाइम पे काम करना एक बहुत बड़ी बात है। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे।
सिनेमा में लंबे अरसे तक आपने काम किया, फिर सिनेमा की वो संस्था जो हमारी फिल्मों को सर्टिफिकेट देती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, उसकी मुखिया के रूप में भी आपने काम किया। क्या आपको लगता है कि आज जो है उसके जो मानदंड हैं थोड़े से बदलने चाहिए? हम काफ़ी लिबरल हो गए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है कि जब मैं सेंसर बोर्ड पे थी, और आज भी मैं यही कहूँगी कि सेंसर बोर्ड किस लिए होना चाहिए, कहाँ सेंसरशिप शुरू होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये माँ बाप को तय करना चाहिए। क्या आप अपने बच्चों के लिए ये योगदान नहीं दे सकते कि वो पिक्चर हम नहीं देखेंगे? इस सर्टिफिकेट की पिक्चर क्यों देखनी चाहिए आप लोगों को? तो सेंसर बोर्ड के लिए आप जो भी कहेंगे, मैं ये कहूँगी कि सेंसरशिप स्टार्ट्स विद द मदर एंड फादर। अगर माँ बाप सेंसरशिप करते हैं तो करेक्ट है। आज इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं आता, सब कुछ देखने मिलता है, तो सेंसरशिप तो काफ़ी लिबरेट हो गई है, और शर्मिला जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब आपका कहना है कि हम खुद सबसे पहले तो अपने अंदर अपने आप को एक जज बनाएं और अपने से शुरुआत करें कि हमें क्या देखना है क्या नहीं। हम खुद डिसिप्लिन होंगे तो हमें फिर इस तरह की चीज़ों की चिंता ही नहीं। हाँ, फिर सेंसर बोर्ड का काम आसान हो जाता है ना। और एक चीज़ और है कि हमें अपशब्द क्यों दिखाने चाहिए स्क्रीन पे, एक मुझे अपशब्द पे ये है कि नहीं होना चाहिए। आपने फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनके वेलफेयर से जुड़ी जो संस्थाएं, उनमें भी आप एक्टिव रही हैं। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की मैं प्रेसिडेंट रही 6 साल। हमारा दफ्तर फेमस में हुआ करता था, तो फिर वहाँ से हमने शिफ्ट किया। हमने एक नया बड़ा सा दफ्तर ख़रीदा। लेट अमजद भाई प्रेसिडेंट जब बने तो उन्होंने कहा कि आशा तुम कोऑप्ट हो जाओ। मुझे बहुत इंटरेस्ट था नहीं उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें चाहिए कि आप हमारे साथ रहें। उसके बाद जब अमजद भाई प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट करके उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, अमरीश पुरी जी, मैं, चंद्रशेखर जी, दारा सिंह जी, हम लोग सब ने मिलकर ये ट्रस्ट बनाया। अफसोस की बात है कि अमजद भाई का देहांत हो गया, और उसके बाद दत्त साहब प्रेसिडेंट थे, और हम चाहते थे कि हमारी एक बिल्डिंग बने जिसको हम एक्टर्स बिल्डिंग कहें। तो उसके लिए काफ़ी अमरीश पुरी जी ने मेहनत की, और हम लोगों ने गवर्नमेंट से कोई ज़मीन भी ली हुई है। और अब जो प्रेसिडेंट बने हैं अपने जॉनी लीवर साहब, उम्मीद है कि वो जल्दी से ये बिल्डिंग बनाए और ये एक्टर्स की बिल्डिंग बने। सिनेमा के जरिए, अपनी जो फिल्मों के जरिए बाहर जाने का आपको कभी मौका मिला कभी? हाँ, फॉरेन तो काफ़ी गए। मैं अपना डांस ट्रूप लेके बहुत सारी दुनिया घूम के आए। अच्छा, कैसा? बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने इमेज ऑफ इंडिया जो है वो लेकर हम कल्याण आश्रम ट्रस्ट के लिए 21 शोज़ इंग्लैंड में किए, 9 शोज़ कॉन्टिनेंट पे किए, और वहाँ से हम 4 एम्बुलेंसेस भी ले आए जो आदिवासियों के लिए थे। और अमेरिका गए, हमने वहाँ भी परफॉर्म किया, और बहुत अच्छा रहा। आशा जी, तो एक तरफ ये जो एक्टिंग है और दूसरी तरफ एक बहुत ही अलग रूप है आपका, जो लोगों के लिए दर्द बांटने वाला है, उनकी चिंताओं में शामिल होने वाला है। वो लोग खासतौर से बहुत ही कामयाब लोगों की नज़र जिनकी तरफ जाती भी नहीं है, और आप लगातार उनके लिए काम कर रही है। इसके लिए किस बात ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया? मुझे लगता है ये हमारे दादाजी के आशीर्वाद है, क्योंकि दादाजी भी काफ़ी कुछ करते रहते थे। गांव में हमारा मंदिर है, हमारा अस्पताल है, और मेरी माताजी जो थी वो एक सोशल वर्कर थी। 1942 की मूवमेंट में शी वाज अ फ्रीडम फाइटर। और ये है कि जब 1942 की मूवमेंट चल रही थी तो वो मोर्चा लेके निकली थी, और वो तो अच्छा हुआ कि हमारे चाचा जी ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा कि तुम, आपको ससुर जी बुला रहे हैं। तो वहाँ से निकल आना पड़ा उनका, और मेरा जन्म उसके बाद हुआ, नहीं तो शायद मेरा जन्म जेल में होता। उसके बाद वो सोशल वर्क करती रही, और हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी, जो एक 10 बेडेड हॉस्पिटल था उस वक्त। तो ये मुंबई में भी आपने जो एक हॉस्पिटल की शुरुआत की, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा। और अब जाके वो 110 बेडेड हॉस्पिटल है, और उसको BCJ हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन लोग उसे आशा पारेख हॉस्पिटल कहते हैं। तो अभी भी आप उस हॉस्पिटल की गतिविधियों से जुड़ी हैं? बिल्कुल मैं हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, और अभी भी हम काम करते हैं अस्पताल के लिए। अस्पताल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे अस्पताल के पास एक नया प्लॉट है, उसको हम
हॉस्पिटल एक्सपैंड करना कोई चाहते ऐसा हैं। केस आया जिसमें कोई आदमी बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति की कभी कोई मदद आपके हॉस्पिटल ने की? ऐसे बहुत सारे करते ही रहते हैं, क्योंकि ये अस्पताल जो है ये गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, और जो गरीब पेशेंट है उसको काफ़ी कुछ हम मदद करते हैं, क्योंकि डोनेशंस आते हैं तो वो नेचुरली हमें फ्री करना पड़ता है। और आपकी एकेडमी भी अभी एक्टिव है जो डांस की? ये डांस एकेडमी मैं नहीं चला रही हूँ, क्योंकि 1990 में मेरी मदर बहुत बीमार हो गई और वो गुजर गई, तो उसके बाद सब छूट गया मेरा। परिवार में सबसे किसके करीब थी आप? माँ के? माँ, पिताजी, इकलौती बेटी थी तो टॉम बॉय थी? हाँ। शैतानियाँ तो करती थी मैं, क्योंकि स्कूल में फ्लोरा फाउंटेन जाती थी पढ़ने के लिए। जेबी पेटेट हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो सांता क्रूज से फ्लोरा फाउंटेन रोज सुबह जाना आना होता था। कैसे जाती थी आप? पहले तो मैं बस से जाती थी, फिर हमारे फ्रेंड्स जो थे वो ट्रेन में जाने लगे, तो उन्होंने कहा भाई हम बस में नहीं आएंगे, तो मैंने कहा मैं अकेली क्यों बस में जाऊं, तो चलो मैं तुम्हारे साथ ट्रेन में जाऊंगी, तो ट्रेन में चली जाती थी मैं। ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके पूरा ना हो पाने का आपको मलाल है? वो तो सभी चीज़ों में ऐसे लगता है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरा डांस छूट गया क्योंकि मुझे थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम हो गई, तो लोगों को जब डांस करते देखती हूँ तो मेरा मन करता है काश मैं डांस कर सकती, लेकिन कर नहीं पाती। किस फिल्म में अपना किया गया नृत्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और चुनौतीपूर्ण भी लगा? जैसे मैंने आपको बताया कि देखो बिजली डोल जो गाना था, बहुत ही उम्दा गाना था, और उसे परफॉर्म करने में भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि वो 2 मंजीरे थे, उस पे से एक मंजीरे से दूसरे मंजीरे पर कूद कर जाना, वापस आना, डांस करना, तो वो एक तो गाना भी बहुत सुंदर था, और वो लक्ष्मी ताल में बिगिन होता है, शुरू होता है, तो बहुत अच्छा लगा। आज से कई दशक पहले इस तरह की फिल्में बहुत आती थीं जो नृत्य प्रधान हुआ करती थी या जिनमें नृत्यों को प्राथमिकता दी जाती थी, खासतौर से शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम बात करें। लेकिन आजकल तो उस तरह की फिल्में हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, एक तरह से वो बहुत ही रेयर हो गई हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हाँ जी। हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, हमारे कपड़े, हमारे डांस, हमारा म्यूजिक अलग हो गया है। आप मिस करती हैं उनको फिल्मों में? हाँ, मिस ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो लिरिक्स पहले की होती थी, ये नहीं कि नहीं है, आजकल भी जावेद साहब जैसे लिखते हैं, अभी प्रसून जोशी जी जो लिखते हैं तो बहुत उम्दा लिखते हैं, लेकिन जो वो बात थी, आज हम लता जी की कैसेट देख रहे थे और उसमें मजरू साहब ने एक शेर कहा, और इतना उम्दा शेर था कि बस सुनकर वाह वाह हो गया। भारतीय फिल्म संगीत की 2 बड़ी हस्ती लता जी ने और आशा जी ने आपके लिए कई फिल्मों में पार्श्व गायन किया है, कैसा लगता है, क्या कहेंगी उनके बारे में? बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि बस वो एक गोल्डन एरा था, और लता जी के लिए या आशा जी के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उस ज़माने में रिकॉर्डिंग जब होती थी तो गाना एक ही टेक में होता था, म्यूजिशियंस के साथ होता था, तो ये बहुत कठिन चीज़ थी, आसान नहीं था, क्योंकि अगर म्यूज़िक कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी ने गलत बजाया तो उनको रीटेक करना पड़ता था। तो ये आशा जी या लता जी एक ही टेक में विथ म्यूजिशियंस गाती थी, ये तो मतलब कमाल की चीज़ है। ये तो हमने आज तक अब तो देखा ही नहीं है, क्योंकि एक म्यूजिशियन आता है, वो बजाता है चला जाता है, दूसरा आता है अब बजाता है चला जाता है, और फिर आर्टिस्ट आके गा के चला जाता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है उसमें रूह नहीं है, इनके गानों में जो रूह है वो नहीं है। तो आपको परफॉर्म करते भी बड़ा अच्छा लगता होगा ना, एकदम डूब जाते होंगे आप लोग? बहुत ही मुझे लगता है वो जो एक गाना था लता जी का, सुनो सजना आए दिन बहार के का, वो गाते हुए दम वो निकल जाता था मेरा, कि सांस टूट जाती थी, इतना बढ़िया गाया है लता जी ने कि उनकी मतलब, जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। कसम
लता जी की छोटी बहन आशा जी ने भी, वर्सेटाइल आशा जी ने आपके लिए बहुत सारे एक से बढ़कर एक खूबसूरत हिट गाने गाए हैं। उनका कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मेरे सनम का गाना जाइए आप कहाँ जाएंगे, वो गाना जो आशा जी ने गाया है, वाह बहुत ही अच्छा।
आशा जी, शुरुआत बिमल दा, मतलब ये कहने की एक संयोग ऐसा था कि बिमल दा जैसे एक महान लेजेंड, जो बहुत महान फिल्मकार, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को बहुत सारी फिल्में दी, एक से बढ़कर एक फिल्में दी, संयोग है कि वो उनकी वजह से आप आई क्या सिनेमा में, ये मान? हाँ, शायद वो निमित्त बने हो। निमित्त बने हैं। उनसे फिर बाद में कभी मुलाकात हुई लंबी, उसके बाद में? हाँ, मुलाकातें तो सबसे होती रहती है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है मुलाकात, लेकिन बिमल दा के साथ फिर काम नहीं किया मैंने। कभी इसका मलाल रहा आपको, अफसोस? अफसोस तो बहुत चीज़ों का रहता है लेकिन हाँ, ज़रूर अफसोस रहा कि बिमल दा के साथ बाद में काम नहीं किया। और गुरुदत्त जी के साथ में, गुरुदत्त जी के साथ मैंने भरोसा फिल्म की। हाँ, ये ज़रूर अफसोस रहा कि उनकी कंपनी की फिल्म में मैं काम नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाई मैं वो पिक्चर। लेकिन गुरुदत्त जी के साथ भरोसा में मैंने काम किया, और हमारे डायरेक्टर बीमार हो गए थे, तो एक सीन उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो मौका भी मिल गया मुझे कि एज ए डायरेक्टर उनके साथ काम कर। बहुत ही अच्छे इंसान थे। पहले तो मतलब मैं डरी हुई थी कि मैं गुरुदत्त जी के साथ काम कर रही हूँ, और उसके बाद जब उनके साथ बातचीत करना शुरू किया तो ऐसे लगता था, उनका नेचर ऐसे था एक छोटे बच्चे की तरह। तो कई बार कुछ झगड़ा होता था। हम लोग त्रिवेंद्रम में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ से हमको कोयलॉन से किसी ने काजू के डब्बे दिए थे, तो वो काजू के डब्बे लेकर मैं खड़ी थी, तो मैंने रखा हुआ था, आए मैं ले जाऊंगा, उठा के ले गए। मैंने कहा ऐसे कैसे ले जाएंगे, आपको दिया हुआ है, आप मेरा दे दीजिए। तो वो झगड़ते रहे एयरपोर्ट पे, ऐसे लग रहा है एक छोटा बच्चा हम झगड़ा कर रहा है। तो ये उनकी मतलब खासियत थी कि एक बहुत ही उम्दा इंसान थे वो। लेकिन इस पूरे करियर में आपको सबसे ज़्यादा जिसके साथ में आपको लगता था कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, और इंटरेक्शन जिनके साथ में आपको बहुत एट ईज आपने हमेशा महसूस किया, ऐसे कौन से कलाकार थे? वैसे तो सबके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, लेकिन शम्मी कपूर जी के साथ काम करने का बेहद मज़ा आया, क्योंकि सबसे पहली फिल्म मैंने उनके साथ। कोई यादगार सीन, कोई यादगार घटना? एक तो मुझे गाना आता नहीं था, तो मैं बहुत ही बेसुरा गाती थी, तो हर वक्त शॉट के बाद बोले गाना मत, तुम गाना गाती हो, मुझे हंसी आती है, तुम इतना बेसुरा गाती हो। तो इस तरह से मजाक चलता रहता था हम लोगों का। निर्देशन की तरफ फिर आप कैसे मुड़ी? मैं शूटिंग कर रही थी उस्ताद पिक्चर की, और मेरे भाई साहब परेश दरू जो एक आर्ट डायरेक्टर है, उन्होंने आके कहा क्या तुम यहाँ बैठी हुई कुछ कर नहीं रही हो, तुम टेलीविज़न में कुछ करो। डायरेक्शन करने का शौक़ बहुत था, तो मैंने कहा अच्छा चलिए एक गुजराती सीरियल बनाते हैं, अगर मुझे ठीक लगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो गुजराती सीरियल ज्योति बनाई, 13 एपिसोड थे उसके, और वो बहुत बहुत बड़ी हिट हुई गुजरात में। उसके बाद हमें दूरदर्शन ने एक्सटेंशन दिया दूसरे 13 एपिसोड के लिए। इस तरह से मेरा टेलीविज़न का सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद जो है शमी जी आई, कहने लगी कि चलो हम एक सीरियल बनाते हैं बाजे पायल, जो डांस पे बेस्ड हो। तो फिर उनके साथ हम लग गए, और हमने बाजे पायल सीरियल बनाया दूरदर्शन के लिए। 59 एपिसोड्स बनाए थे उसके, और इंडस्ट्री के सारे जितने जाने माने कलाकार हैं उनका योगदान था। और हमने डांस डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स सबके इंटरव्यूज़ लेकर वो प्रोग्राम बनाया था, और बहुत ही चला वो प्रोग्राम। मुझे लगता है 6 साल चला वो प्रोग्राम। उसके बाद जो है हमने सोचा कि चलिए एक कॉमेडी बनाते हैं, तो हमने दाल में काला सीरियल बनाई, जो ज्ञान सहाय जी ने डायरेक्ट की थी। मैंने उसको डायरेक्ट नहीं किया था। उसके बाद मेरे हाथ में कोरा कागज़ की स्क्रिप्ट आई, और मैंने कहा कि ये मैं डायरेक्ट करूँगी, और कोरा कागज़ मैंने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भी की, और वो बहुत बड़ी हिट हुई। तो एक जब इतनी अपनी लंबी यात्रा का निचोड़ आपने, जाहिर है कि उस डायरेक्शन में भी आपने उसको इस्तेमाल किया, और बहुत ही कलात्मक ढंग से उसको पेश भी किया। आपकी फिल्में देख करके बहुत सारे लोगों के जीवन की दिशा और दशा बदल गई। आपके टेलीविज़न सीरियल देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। लेकिन जब हम आज का टेलीविज़न देखते हैं, तो एक अजीब सी भद्दी सी होड़ ऐसा लगता है कि मची हुई है। और तो खास तौर से जिस स्त्री की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री को एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है, परिवार की धुरी होती है। लेकिन एक तरफ स्त्रियाँ भी कहती हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, और वो सीरियल में काम भी करती हैं, उस
तरह के सीरियल में, और खासतौर से वो सीरियल्स जो उसकी इमेज को तार तार करने पर तुले हुए हैं। हमारे खासतौर से बहन की और या माँ की या भाभी की जो एक इस तरह की जो इमेज है, टेलीविज़न देखने के बाद में हमें लगता है कहीं से भी उससे मेल नहीं खाती। और माफ़ी जी, किसी पत्रकार ने बहुत कहा था कि हिंदुस्तानी सीरियल देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ की औरतें सिर्फ और सिर्फ वैम्प हैं, वो घर तोड़ने का ही काम करती हैं। लेकिन देखती सब औरतें हैं। टीआरपीज होंगी जी। वैसी सीरियल की तो वो चलेंगी। तो टीआरपी में आप भी बिलीव करती हैं? टीआरपीज है, अब क्या करेंगे हम, बिलीव करें ना करें, शायद फेक हो नहीं फेक हो, लेकिन टीआरपी पे ही तो सब कुछ चलता है। लेकिन इस तरह के जो सीरियल हैं, इसका समर्थन करेंगे आप? जो इस तरह समर्थन का सवाल नहीं है, मैं देखूं नहीं, हाँ। लेकिन बाकी औरतें तो देख ही रही है ना। आपको अभी हाल में आपने बॉलीवुड की कौन सी फिल्म जो आपको बहुत ज्यादा अपील की देखी? हार्ड रॉक बहुत अच्छी पिक्चर थी। हाँ, देखिए हमारे यहाँ ना पिछले दिनों कुछ समय में ऑस्कर को लेकर के एक जबरदस्त होड़ सी मची है। क्या हमारे लिए ऑस्कर इतना जरूरी है कि हम उसके लिए कुछ भी करें, या ऑस्कर या अल्टीमेट है? बिल्कुल नहीं, वहाँ भी बहुत कुछ गोलमाल होता है। तो ऑस्कर के लिए कोई ये नहीं है कि ऑस्कर मिलना बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है, हमें एंट्री भेजनी है, हम भेजते हैं जी, लेकिन आपने कहीं और, ये तो हम उसके सिनेमा की बात करें, इसके अलावा भी हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान में, ईरान में और दूसरी फिल्मों में सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है। आपको और कहीं का सिनेमा जिसके साथ में वहाँ के कलाकारों के साथ में या उस तरह के समारोह में जाने का मौका मिला जिसने आपको बहुत प्रभावित? ईरान की फिल्में, इराक की फिल्में बहुत ही अच्छी बनती हैं। मैंने कुछ फिल्में उनकी देखी है, बहुत सुंदर होती हैं। नहीं है आशा जी, आपके पास समय नहीं, आपको जल्दी है, लेकिन मैं आखिरी में एक सवाल करना जरूर चाहूँगा। रीमिक्स, क्योंकि अगर हम विविध भारती की बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो कुछ आपकी फिल्मों का, लता जी ने जो गाया, आशा जी ने, रफ़ी साहब ने, किशोर दा ने, ओरिजिनल होता है। हम उसकी मर्यादा की रक्षा करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने श्रोताओं को वो म्यूज़िक दें जो प्योर है, और उसके साथ में जो खिलवाड़ हुआ है हम वैसा म्यूज़िक ना सुनवाएं। लेकिन आज रीमिक्स चल रहा है, बिजनेस के नाम पर कुछ भी हो रहा है। आप रीमिक्स का कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है कि आपको ये म्यूजिक को विकृत कर रहा है या म्यूजिक को और अच्छा बढ़ा रहा है आगे? नहीं, वैसे तो नहीं, मतलब अब रीमिक्स ये है कि वो सारा कुछ फास्ट बीट पे चला जाता है, वो बीट्स जो है वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो अब क्या कहें, उसकी जो मिठास है वो तो चली ही जाती है। मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे इस बारे में। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छा म्यूजिक है वो तो कालजयी होता है, और आपका जो संगीत है, आपकी फिल्मों का संगीत, जब मैं नाम देखता हूँ तो एक से बढ़कर एक, मुझे लगता है कि मैं कौन सी फिल्म छोड़ूं। मैं बहुत सारी फिल्मों पे बात करना चाह रहा था आपसे, और आपकी हर फिल्म का संगीत, खासतौर से गाने उनके आज भी बहुत प्यार से सुने जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो गोल्ड कलेक्शन जिसकी हम बात करते हैं उसमें आपकी फिल्मों का म्यूजिक शामिल होता है, और जाहिर है कि उसका क्रेडिट उन संगीतकारों को भी जाता है, उन गीतकारों को जाता है, बिल्कुल, जिन्होंने उन्हें रचा। आखिर में इस प्रोग्राम में कौन सा गाना आप डेडिकेट करेंगे हमारे सुनने वालों को? वैसे तो एक गाना है जिसका आप ही की फिल्म का कि अच्छा तो हम चलते हैं। जी जी, मैं वही बोलने वाली थी, अच्छा तो हम चलते हैं। आज मिलो सजना का गाना है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों?
तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसलिए तेरा रंग गोरी? हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब? मेरा चल जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली? ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार। सुन ले फिर दिल की फरियाद। बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। 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 अच्छा तो हम चलते अच्छा जी, आपने विविध भारती के सुनने वालों के लिए समय दिया, विविध भारती के लिए समय दिया। मैं अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्ते। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख से कमल शर्मा की बातचीत का ये दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विनय तलवड़कर और जेटी महाजन ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों की।